हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू करेंगे सैमुलिंगम बुक का ब्लड चैप्टर। ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। और जब हम सैमुलिंगम में इसको पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन हुआ, प्रॉपर्टीज़ हुई, कंपोजिशंस हुए एंड फंक्शंस हुए। तो इसी बेस्ड पे हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ये कनेक्ट कर रहा है। क्यों बोलते हैं इसको कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में मौजूद होता है। अगर आप देखें इसको तो पैरों की उंगलियों से लेकर तो ब्रेन तक वही ब्लड जो है वो ट्रैवल करता रहता है, यानी कि ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर ब्लड जो है वो बॉडी को आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा है। साथ साथ इसे कंसीडर किया गया है एज ए फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। सॉरी, फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि ऑक्सीजन को लंग्स तक कैरी कराने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन हमको चाहिए, जो व्हीकल हमको चाहिए, वो कौन है? ब्लड है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से वापस लाने के लिए भी जो चाहिए वो भी ब्लड है। इसलिए ये जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया, इसलिए इसे कहा गया फ्लूइड ऑफ लाइफ। उसी तरीके से जब हम कुछ चीज़ खाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है, आपने बहुत न्यूट्रिटिव खाया, उस हर न्यूट्रिशन को आपके हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ले जाने के लिए जो फ्लूइड चाहिए वो कौन है? ब्लड है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। देखिए, जब तक हमारे हार्मोन्स बिल्कुल हार्मनी में रहते हैं, ठीक चलते हैं, तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक चलती है। तो हार्मोन्स को जिस ग्लैंड से वो निकलते हैं और बॉडी में जहाँ तक उनको जाना है, जिस जगह उनको वर्क करना है, वहाँ तक ले जाने के लिए क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। इसीलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। साथ साथ ब्लड क्या करता है? जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में यूज़ हो गए हैं, उनके बॉडी में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें कहाँ तक लेकर आना होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके आना होता है, यानी कि किडनी के थ्रू इनको बाहर निकला देता है। अब सोचिए भाई कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसका सेकेंड उस पर, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या है। ब्लड को जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो ब्लड की नॉर्मल चीज़ें आपको पहले पता होगी, जब तो आप एबनॉर्मल पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले आप कलर देखिए। कलर कैसा होता है? रेड इन कलर। कौन से कलर का होता है? ब्लड रेड कलर का होता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है जो विजिबली आई से बहुत माइनरली दिख सकता है। जैसे कि जो आर्टीरियल ब्लड होता है वो स्कारलेट रेड कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। कौन से कलर का होता है? स्कारलेट रेड का होता है। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जबकि जो वीनस ब्लड होता है, ये वीनस ब्लड जो रहता है वो थोड़ा पर्पल कलर का रहता है, या हम कहते हैं तो डार्क होता है। क्यों डार्क होता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे इसकी वॉल्यूम की बात करें कि हमारे एक एवरेज बॉडी में एक नॉर्मल एडल्ट जो है ना, एक नॉर्मल एडल्ट जो है उसके अंदर कितना ब्लड रहता है? तो एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर 5 लीटर ब्लड रहता है, जबकि न्यू बॉर्न बेबी जिसका अभी जन्म हुआ है उसके अंदर 450 ml तक ब्लड रहता है। जैसे जैसे वो ग्रो होने लग जाता है वैसे वैसे उसका जो ब्लड है वो कहाँ तक पहुँच जाता है? 5 लीटर तक पहुँच जाता है। प्यूबर्टी तक आते आते ये 5 लीटर कंप्लीट हो जाता है। फीमेल्स में ब्लड का अमाउंट थोड़ा सा कम रहता है, 4.5 लीटर तक रहता है ना। इसको देखा जाए तो जो इट इज़ अबाउट 8%, मतलब हमारा जो बॉडी वेट है उसका पूरा 8% जो रहता है वो किसका बना हुआ होता है? ब्लड का ही बना होता है। ठीक है। अब रिएक्शन की बात करें। देखिए, कोई भी लिक्विड होता है ना, या तो वो अल्कलाइन होता है या वो एसिडिक होता है या न्यूट्रल होता है, यानी कि आपको पीएच स्केल पता ही है। तो ये जो पीएच पे अगर हम इसको नापेंगे तो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है ना। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है आपकी 1000,
और उससे कम या ज़्यादा पे हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है टोटल ब्लड की वो कितनी है 1.052 से लेकर 1.061, यानी कि ये पानी के मुकाबले थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। और अगर आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये डूब जाएगा, यानी कि घुल जाएगा, नीचे की तरह सतह पे बैठ जाएगा। इसी तरीके से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा भी देख सकते हैं। अब बात करें विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन, विस्कस, गाढ़ा। तो ब्लड जो है पानी के मुकाबले, है ना, किससे कंपेयर करेंगे हम गाढ़ेपन को? पानी से। तो पानी के मुकाबले ये 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्यों? अब पता चला, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए ज़्यादा होती है। और इसमें गाढ़ापन क्यों है? क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स भी है और इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन भी है। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा ऊपर चला गया। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लड जो है वो क्या कंटेन करता है? तो ब्लड अपने अंदर क्या कंटेन करता है? इस चार्ट को देखने से पहले ये देखिए, ब्लड के अंदर होते हैं ब्लड सेल्स एंड इसके अंदर होता है लिक्विड, यानी कि जो ठोस वाला जो पोर्शन है वो कौन बनाता है? ब्लड सेल बनाते हैं। एंड जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो प्लाज्मा बनाता है। अब इसको हम चार्ट में डिफाइन कर लें, आपकी बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा की, है ना। जो प्लाज्मा जो है वो पूरे लिक्विड जो है ब्लड का वो प्लाज्मा कहलाया। और इसको एक होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स या हमारा सेलुलर जो पोर्शन रहता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होते हैं, और दूसरा होता है हमारा प्लाज्मा, यानी कि जो हमारा पूरा लिक्विड पोर्शन है वो। अब ये जो लिक्विड पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसको, अगर आप ये जो चार्ट दिया है इसको आप अच्छे से याद कर लेते हैं, लर्न बाय हार्ट या समझ लेते हैं, तो आपका ये जो आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड हो जाता है। आप देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो बात करी है इन्होंने प्लाज्मा की। प्लाज्मा को 3 ग्रुप में देखा जाता है। पहले होते हैं इसके सॉलिड्स, फिर होता है इसमें वाटर कंटेंट, और फिर होती है गैसेस। सॉलिड्स जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो इतने से 7 से लेकर 8% जो सॉलिड है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स। जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है? एक है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। फिर बात करें हम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। दोनों कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा के सॉलिड वाले कंपोनेंट में। थर्ड इसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज वाला पोर्शन रहता है वो सब कहाँ रहता है? प्लाज्मा में रहता है। फैट्स में क्या क्या रहते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल रहता है एंड फॉस्फोलिपिड रहता है। इंटरनल सीक्रेशन, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो भी सब कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा के सॉलिड पोर्शन में आते हैं। फिर एंजाइम्स बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं चल सकता। जितने भी एंजाइम है, चाहे वो एमाइलेज हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो, एसिडिक फॉस्फेटेज हो, अल्कलिन फॉस्फेटेज हो, लाइपेज हो, प्रोटीएज हो, ट्रांसएमिनेज हो, जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं सब कहाँ मिल रहे हैं आपको? प्लाज्मा के सॉलिड वाले पोर्शन में दिख रहे हैं। एंड जो नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि अमोनिया, क्रेटिन, क्रेटिनिन, xanthine, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब भी आपको कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा के सॉलिड वाले पोर्शन में मिलते हैं। साथ में जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में घूम रही है वो भी कहाँ है? प्लाज्मा के सॉलिड वाले पोर्शन में। यानी कि इसका सॉलिड पोर्शन का जो ऑर्गेनिक वाला है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक वाले में बात करें तो जो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन, कॉपर, ये भी सब आपको सॉलिड वाले पोर्शन में ही मिलेगा। बट ये क्या है? सब इनऑर्गेनिक्स है। ठीक। वाटर को ऐसे डिफाइन करने की कुछ जरूरत ही नहीं। वाटर होता है। 92 से 93% क्या है? प्लाज्मा वाटर है, जब भी तो भाई वो फ्लो कर पा रहा है। एंड इसके बाद बात करें हम गैसेस की, डबल चेक करें इसे तो 2 गैस, कितनी गैसेस हैं? एक है हमारी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ साथ नाइट्रोजन भी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। जो लोग स्कूबा डाइव करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है। ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो गैस टू लिक्विड चेंज कर सकती है हमारे थ्रू ब्लड स्ट्रीम में। तो ये था भाई हमारा जो फिगर हमने देखा, ये क्या था? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वैल्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें अगला, जो इसमें और क्या रहता है ब्लड में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लड सेल्स रहते हैं। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड
प्लेटेलेट्स, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट और प्लेटेलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। इनके अपने अपने फंक्शन से ये अपने अपने रूप में एक चैप्टर के रूप में डिफाइन है, जो आगे हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद आप अगला जो एक साइड में एक चार्ट देख पा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ नॉर्मल रेंजेस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से भी बहुत अच्छी है। और आप जब आगे चल के रिपोर्ट्स देखते हैं तो नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज की क्या रेंज है एंड जो क्रेटिनिन है उसकी क्या रेंज है, प्लाज्मा प्रोटीन कितना है, बिलीरुबिन कितना है, आयरन कितना है, कॉपर कितना है, कैल्शियम कितना है। तो ये सारी नॉर्मल वैल्यू जो सब्सटेंस आपकी ब्लड में है, उसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं आप लर्न बाय हार्ट करें, इन्हें याद रखें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हीमेटोकैरेट वैल्यू। हीमेटोकैरेट वैल्यू क्या होती है? देखिए, जब ब्लड को एक हीमेटोकैरेट ट्यूब में हम इकट्ठा करते हैं और उसमें एक एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं। अब इसको 30 मिनट तक 3000 रिवॉल्यूशन यानी कि आरपीएम पे हम घुमाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सतह पे नीचे की तरफ बैठ गए हैं, जो प्लाज्मा है वो टॉप पर आ गया है, और आप देखते हैं कि प्लाज्मा जो है वो 55% का एक पूरा हिस्सा बना रहा है, जबकि आरबीसी कितने रहते हैं? 45% या 45% रहते हैं। और इन दोनों के बीच में है ना, यही जो है क्या कहलाती है? हीमेटोकैरेट वैल्यू या पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। और इन दोनों के बीच में एक वाइट बफी कोट, हमेशा याद रखिए, पूछा जाता है कि वाइट बफी कोट कब बनता है? तो जब हीमेटोकैरेट वैल्यू निकाली जाती है, तो प्लाज्मा और ब्लड के बीच में आप अगर ऐसे एक ट्यूब बनाए हैं, हम ऐसे देखिए थोड़ी सी, ये ऐसी इस तरीके की ट्यूब बनाते हैं हम, तो आप क्या देखते हैं कि जो आरबीसी है वो नीचे बैठ गया है और प्लाज्मा जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है, लेकिन बीच में कहीं एक बफी कोट बन जाती है इस जगह से। मैं डायग्राम बहुत ही गंदा बन रहा है बिकॉज मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता। तो यहाँ जो एक बफी कोट बन जाती है, वो बफी कोट किस चीज़ की होती है? वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है भाई? प्लाज्मा के बारे में अभी हमने इतना पढ़ लिया कि उसके अंदर क्या क्या था। आप रिवाइज करिए तो 7 से 8% सॉलिड्स थे, फिर पानी भी था, फिर गैसेस भी थी। लेकिन ये दिखता कैसा है? तो प्लाज्मा भाई, ये जो हमारा प्लाज्मा है ये दिखता स्ट्रॉ कलर यानी भूसे के कलर का दिखता है, लेकिन क्लियर होता है ना, लिक्विड क्लियर है, लेकिन हल्का सा पीलापन, स्ट्रॉ कलर, गोल्डन कलर लिए हुए हैं, और पूरी तरीके से पानी का बना हुआ है, और थोड़ा सा सॉलिड्स है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि सॉलिड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं? ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंड हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ये, अब सीरम की बात करें, ये सीरम क्या होती है? देखिए, जब कभी भी आपको चोट लग जाती है ना, जो और चोट जब पुरानी हो जाती है, या हम ऐसे बात करें कि जब हमको चोट लग जाती है, चोट के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्कैब बन जाता है ना पुरानी चोट पे, और धीरे धीरे करके उसमें से क्लियर फ्लूइड जो रहता है वो ऊज या बहने लगता है या रिसने लग जाता है। चोट छोटी है तो छोटे अमाउंट में होगा, बड़ी है तो बड़ी अमाउंट में होगा। तो जो क्लियर जो फ्लूइड रिस के बाहर आने लग जाता है, तो उसको बोला जाता है सीरम। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी आपको चोट लगती है तो जो फाइब्रिनोजन होता है ना, अब जब आप अगले लेक्चर्स मेरे देखेंगे तो उसमें मैं आपको कोगुलेशन ऑफ ब्लड जब पढ़ाऊंगी तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर होगा। जो फाइब्रिनोजन रहता है, चोट लगते ही वो क्लॉटिंग की प्रोसेस के दौरान फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कपड़े के धागे देखते हैं ना, इस तरीके के ऐसे मैश बनाते हुए, ऐसे ये मैश बना लेता है। और इसके अंदर क्या होता है, आपके जो बड़े सेल होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब जो होते हैं ट्रैप्ड हो जाते हैं। लेकिन ये जो फ्लूइड है, पतला सा जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है, ये तो नहीं ट्रैप हो पाएगा, नहीं रुक पाएगा, तो फ्लूइड तो निकलेगा ना बाहर। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फ्लूइड होता है, इसी को हम बोलते हैं सीरम। तो देखिए इसके बारे में कितना अच्छा लिखा है। सीरम वो है जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए। फाइब्रिनोजन कहाँ यूज़ हो गया? क्लॉटिंग में, यानी कि थक्का जमाने में यूज़ हो गया। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या था? फाइब्रिनोजन था। लेकिन सीरम के अंदर क्या नहीं था? फाइब्रिनोजन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो क्लॉट करने के लिए वहाँ पर आ गया था, क्लॉटिंग के दौरान यूटिलाइज हो गया, इसलिए
प्लाज्मा को ही सीरम बोलते हैं। ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर फाइब्रिनोजन ना हो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली, ये ब्लड का फंक्शन क्या है। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूट्रिटिव फंक्शन। जितने भी सब्सटेंस आप थ्रू फूड लेते हो, है ना, ग्लूकोज ले रहे हैं, अमीनो एसिड्स ले रहे हैं, लिपिड ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये सब जो अब इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, जीआई ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, तो इनको दूसरी बॉडी के हर पार्ट तक कौन लेके जाता है फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन? ऑब्वियसली आते हैं, ब्लड लेके जाता है। अगला फंक्शन होता है इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन। पहले भी हम बात कर चुके इसके इंट्रो में, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है थ्रू एल्वेलाई। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। ये भी इंट्रो में हमने बात करी थी कि जब हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना होता है, तो उस वेस्ट को किडनी तक कौन लेके जाता है? ऑब्वियसली बात है, ब्लड लेके जाता है। तो ब्लड वेस्ट रिमूव का भी काम करता है। फिर बात करें हम इसको ट्रांसपोर्टेशन, जब हार्मोन, जैसे कि हम भाई थायराइड की बात करें, ग्रोथ हार्मोन की बात करें, तो ये डिफरेंट जगह पे बनते हैं, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी पे कहीं और होता है। तो उनको जहाँ जिस ग्लैंड से वो बन रहे हैं ना, जैसे इस ग्लैंड में बने हैं और यहाँ बॉडी के इस पार्ट पे इनको फंक्शन करना है, तो यहाँ तक ले जाने वाला जो रास्ता है वो कौन तय करेगा? वो ब्लड तय करेगा। तो ब्लड क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। अगला फंक्शन होता है इसका रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। जो हमको प्यास लगती है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लड की वजह से लगती है। ब्लड का विस्कस होना, ब्लड का बहुत ज़्यादा पतला हो जाना, ये सब आपके थर्मल रेगुलेशन करते हैं, और जिसकी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, उसकी वजह से आपको पता चलता है कि हमको वाटर बैलेंस किस तरीके से ब्लड बना के रखा हुआ है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ जो इंटरचेंज करता है वो बॉडी का वाटर कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। देन बात करें हम रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, तो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो रहते हैं वो बफर की जैसे एक्ट करते हैं और एसिड बेस बैलेंस को बनाते हैं, जो चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से दिया गया है। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हाई स्पेसिफिक हीट है, आप कहीं दौड़ के आ रहे हैं या आप गर्मी वाले एरिया में हैं, तो जो आपको पसीना आता है, जो हीट लॉस होता है, या बॉडी का जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, वो सब भी ब्लड के थ्रू ही रेगुलेटेड होते हैं। एंड फंक्शन होता है इसका स्टोरेज, वाटर, और हमने क्या देखा कि प्लाज्मा में कितनी सारी चीज़ें रहती है ना, और ये सब चीज़ें जो इलेक्ट्रोलाइट है और बाकी ग्लूकोज है, ये सब चीज़ें रिजर्व में रखी रहती है, और जब आपकी बॉडी को बहुत नीड होती है तो ये स्टोरेज आपकी बॉडी में काम आता है। देन बात करें डिफेंस फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, हम अगली बार जो लेक्चर लेंगे उसमें ज़रूर पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, ईजोफिल्स होते हैं, और ये सब आपकी बॉडी को डिफेंस करते हैं, यानी कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर आते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये कहाँ है? न्यूट्रोफिल्स और ये सब ब्लड के अंदर है ना, तो डिफेंस फंक्शन भी कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। तो ये था हमारा चैप्टर ब्लड, जो आपको मैंने पूरी तरीके से पढ़ाया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले टॉपिक के साथ। जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना कहती हूँ आपसे बाय।